वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटी नेट हिंदी के प्रश्न पत्र 2 के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पिछले साल 2020 में एनटी नेट के द्वारा हिंदी के नेट को परीक्षा को कंडक्ट किया गया था, तो उस समय इसे 2 भागों में कंडक्ट किया गया था। अर्थात जब 13 नवंबर 2020 को परीक्षा आयोजित की गई थी एनटी नेट हिंदी की, तो उस समय 2 सेशन आयोजित किए गए थे परीक्षा के। पहला हुआ था मॉर्निंग और दूसरा हुआ था इवनिंग। मे भी जब इस बार आपका एग्ज़ाम होगा एनटी नेट हिंदी का, तो उस समय भी इसी तरह की जो आपके शेड्यूल डिसाइड किए जाएंगे। तो इसी के अंतर्गत हम इसे जो प्रश्न पत्र है ये 2 को डिस्कस करते हैं। ये आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, चाहे वो एनटी नेट हो, पीजीटी हिंदी हो, एनवीएस के एग्ज़ाम हो, केवीएस के एग्ज़ाम हो, या राज्य स्तरीय कोई भी हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम हो। यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ जो पहला एनटी नेट का प्रश्न पत्र का वीडियो था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसे भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो सही अनुक्रम होगा तो वो होगा विकल्प 4। अर्थात सबसे पहले आएगा सुहाग के नुपुर, उसके पश्चात आएगा मानस का हंस, उसके पश्चात आएगा खंजन नय, और सबसे अंत में आएगा पीड़िया उपन्यास। तो इस प्रकार जो यहाँ पर विकल्प डी होगा या 4 होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल प्रेम संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, शेखर एक जीवनी। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है किसका उपन्यास है, तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। इसी प्रकार ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो शेखर एक जीवनी है उपन्यास है किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। कई बार जो आपका एग्जामिनर होता है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए ये रचना डाल देता है कि जो शेखर एक जीवनी है क्या विधा है, इसकी उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है या कविता संग्रह है। अधिकतर बच्चे इसकी जीवनी देखकर शेखर एक जीवनी देखकर शेखर एक जीवनी के तौर पर इसे जीवनी विधा मान लेते हैं और जीवनी पे टिक लगाकर इसे गलत कर देते हैं। जो शेखर एक जीवनी है जीवनी ना होकर एक उपन्यास है, इसलिए इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सही विकल्प होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प ए। अर्थात सबसे पहले आएगा अपने अपने पिंजरे, उसके पश्चात जो आएगा वो आएगा जूठन, उसके पश्चात आएगा मुर्धिया, और जो सबसे अंत में आएगा शिकंजे का दर्द। ये जितनी भी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं सभी दलित आत्मकथाएं हैं, आपको याद रखना है ये सभी। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछा गया है कि 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थीं। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो जो ये पंक्ति है बताना है किस आलोचक की पंक्ति है। तो जो ये पंक्ति होगी ये होगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, और ये पंक्ति उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कही है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। सही विकल्प यहाँ पर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो रहेगा विकल्प 2, केवल ए और सी। ए में है जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया गया है दिनकर जी के द्वारा, और सी में है युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर विकल्प 2 बिल्कुल सही होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक शेयर करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आपको ये अवश्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है।
तो जो मुक्तिबोध की कृति नहीं होगी तो वो होगी शुद्ध कविता की खोज। सही विकल्प यहाँ पर 2 होगा। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार, ये तीनों ही रचनाएं मुक्तिबोध जी की हैं। अगला प्रश्न है 7। इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प 2, अर्थात सबसे पहले इत्तेलम, उसके पश्चात आएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार, उसके पश्चात आएगा पहले में सन्नाटा बूनता हूँ, यहाँ पर चुनता लिखा है, बुनता होगा, पहले में सन्नाटा बूनता हूँ, और सबसे अंत में आएगा नदी की बांक पर छाया। ये जो जितनी रचनाएं हैं काव्य संग्रह हैं ये अज्ञे जी की काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। यहाँ पर सही विकल्प 2 होगा, DBCA। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें पूछा गया है निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इन सही विकल्पों को चुनना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 2, अर्थात केवल A और B। ए में है हताश और आत्मपरक नायकों का वर्णन किया गया है, और बी में है अकेलेपन और अलगाव की दुनिया का जिक्र किया गया है। तो आप इनकी कहानियों से ये पता लगा सकते हो। अगर आपने इनकी जो कहानी है परिंदे उसको पढ़ा हो तो वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। जो इसकी नायिका होती है इसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें पूछा गया है कि अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि बताना है कि क्या निर्धारित किया है। तो इनके द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये इन्होंने वर्णन किया है। तो कई बार आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करुणा नामक निबंध है तो ये किस प्रकार का निबंध है। तो ये है मनोविकार संबंधी निबंध, इसे भी याद रखना है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि करुणा नामक निबंध किसका है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 10। इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम होगा। तो ये होगा विकल्पों के अनुसार विकल्प 1, अर्थात सबसे पहले आएगा बकरी, उसके पश्चात जो नाटक है वो आएगा एक और द्रोणाचार्य, उसके पश्चात आएगा देहांतर, और सबसे अंत में आएगा भूख आग है। फिर से मैं आपको क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले बकरी आएगा, उसके पश्चात एक और द्रोणाचार्य, उसके पश्चात आएगा देहांतर, और सबसे अंत में भूख आग है। सही विकल्प 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 11। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अर्थात प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होंगे तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात केवल A और D। ए में है भरा नैनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप, ये देवसेना का गीत है। उसके पश्चात जो दूसरा गीत होगा तो वो होगा शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। ये दोनों गीत स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 12। इसमें पूछा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो जो हरिशंकर परसाई है हिंदी निबंध के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, इनके निबंध संग्रह है। पहला है तुलसीदास चंदन घिसे और दूसरा है अपनी अपनी बीमारी, ये 2 निबंध इनके हैं। यहाँ पर सही विकल्प होगा A, केवल A और B। अगला प्रश्न है 13। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये होगी तुर्की। 3 सही विकल्प होगा इसका। बाकी जो संस्कृत है, प्राकृत है, ये आर्य भाषाओं में शामिल हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 14। इसमें पूछा गया है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। जो झूठा सच उपन्यास है इसके पात्र के बारे में बताना है। तो विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प रहेंगे यहाँ पर ये रहेगा केवल A और C। इसमें A है तारा और जयदेव, C में है सोमराज और रावत। ये दोनों ही पात्र उपन्यास झूठा सच से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा 3। सबसे पहले आएंगे यथार्थवाद, उसके पश्चात उत्तर संरचनावाद, उसके पश्चात आएगा उत्तर आधुनिकतावाद, और सबसे अंत में आएगा विखंडनवाद। फिर से बता देता हूँ
सबसे पहले आएगा यथार्थवाद, उसके पश्चात उत्तर संरचनावाद, उसके पश्चात आएगा उत्तर आधुनिकतावाद और सबसे अंत में विखंडनवाद। सही विकल्प 3 होगा। अगला प्रश्न है 16। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इसमें जो सही कथन रहेगा तो वो होगा विकल्प 3। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। तो ये कथन सही होगा। कथन को फिर से पढ़ते हैं। रिचर्ड्स जो पाश्चात्य के विद्वान हैं जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। सही विकल्प 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प 1। इसमें है केशव का जो केशव है इनको कवि हृदय नहीं मिला था। बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में ये कथन कहा था। उसके पश्चात है उनमें बस सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही होगा। अगला जो कथन है वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे। तो ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का केशवदास के प्रति सही है। अगला जो कथन है और अंतिम है अपनी रचनाओं में उन्होंने अर्थात केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो दोस्तों ये चौथा गलत हो जाएगा, जो डी है ये गलत हो जाएगा। सही कथन होंगे इसमें ए बी सी, ये तीनों ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के संबंध में कहे हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प 1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प ए, अर्थात जो आस्था और सौंदर्य निबंध रहेगा तो ये रहेगा रामविलास शर्मा का। उसके पश्चात जो अनुसंधान और आलोचना नामक निबंध संग्रह है तो ये है आपका नगेंद्र का। उसके पश्चात जो आचरण और सभ्यता निबंध है तो ये होगा अध्यापक पूर्ण सिंह का। और जो सबसे अंत में है वाद विवाद और संवाद, ये निबंध संग्रह रहेगा आपका नामवर सिंह का। फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आस्था और सौंदर्य ये रामविलास शर्मा का निबंध है। उसके पश्चात जो अनुसंधान और आलोचना है ये डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। आचरण की सभ्यता ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह है। वाद विवाद संवाद ये नामवर सिंह का निबंध संग्रह है। सही विकल्प यहाँ पर 1 रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये तर्क और स्थापना वाला है। तो चलिए स्थापना और तर्क को पढ़ते हैं। स्थापना है शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है। और जो इसका तर्क है इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 1, अर्थात ए और आर दोनों ही सही हैं। जो शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है बिल्कुल सही है। इसके पश्चात जो तर्क है इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 20, इसमें पूछा गया है हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। जो उपयुक्त कथन है किसकी भूमिका से लिया गया है? तो ये लिया गया है रश्मिरथी से।